हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं ज्योति। आप सभी का सेल्फ स्टडी अकेडमी में स्वागत करती हूँ और हम तैयारी कर रहे हैं मुख्य सेविका परीक्षा की। और परीक्षा की तैयारी करते हुए कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने जाना था पोषण के बारे में और आज हम जानेंगे कुपोषण के बारे में कि कुपोषण क्या है? चलिए शुरू करते हैं। कुपोषण के प्रकार, कारण और परिणाम से। हमारी सक्षम पुस्तिका में जो दिया गया है, हम उसी का अध्ययन कर रहे हैं। और कुपोषण उस स्थिति का नाम है जिसमें पोषक तत्व शरीर में आयु के अनुसार सही मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं अथवा उनके बीच में असंतुलन होता है। इसे इस तरह से बताया गया है कि कुपोषण उस स्थिति का नाम होता है जब शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और सही मात्रा में शरीर को वे मिल नहीं पाते। उनके बीच में असंतुलन उत्पन्न होता है जिससे स्वास्थ्य खराब होता है, स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव पड़ता है, तो उस स्थिति को हम कुपोषण कहते हैं। यानी कि उत्तम पोषण के एकदम विपरीत वाली अवस्था होती है, जिसको हम कुपोषण के नाम से जानते हैं। या फिर ऐसा होता है कई बार हम अव्यवस्थित या फिर जो शरीर के लिए उपयोगी ना हो ऐसा भोजन कर लेते हैं या फिर ऐसा भोजन कर लेते हैं जिसमें आवश्यकता से अधिक या कम पोषक तत्व हों और उनकी कमी से हमारे शरीर को जो नुकसान होता है, उसको हम कुपोषण के नाम से जानते हैं। चलिए इसको हम देखते हैं। अल्पपोषण और अतिपोषण। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले अल्पपोषण। एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाला कुपोषण। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, जैसे टाइप 2 पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जिंक आदि अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी से होने वाले कुपोषण जैसे अल्प वजन, नाटापन, स्टटिंग, दुबलापन, सूखापन, वेस्टिंग। और फिर सेकंड वाले को हम देखते हैं अतिपोषण। एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की अधिकता के कारण होने वाला कुपोषण। इसको भी हम देख लेते हैं उदाहरण के तौर पर कि उम्र के अनुसार आवश्यकता से अधिक ऊर्जा ग्रहण करने से होने वाला कुपोषण जैसे कि मोटापा। सबसे पहले देख लिया हमने अल्पपोषण जिसमें तत्वों की कमी हो जाती है और फिर देख लिया हमने अतिपोषण कि अधिक मात्रा में जब हम पोषक तत्व लेते हैं तो क्या होता है, उसका भी शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार हमने कुपोषण के बारे में जान लिया। अब देखते हैं कुपोषण के प्रकार कि कुपोषण के प्रकार क्या हैं? सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। देख लेंगे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। कमी कैसे? जैसे एक या एक से अधिक टाइप 1 सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाला कुपोषण। यानी कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें जब एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और उसकी तत्वों की कमी से हमारे शरीर पर जो विपरीत प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, उसको हम कुपोषण के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है जो हमारी आँखों का रोग है और आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, यानी कि खून की कमी जिसे हम एनीमिया कहते हैं और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, यानी गले की नस जो होती है हमारी वो फूल जाती है, काफ़ी मोटी हो जाती है। फोड़े की तरह दिखाई देता है गला और व्यक्ति को बोलने में और खाना खाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से कुपोषण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं महिलाओं में कुपोषण। कि महिलाओं में कुपोषण की कैसी स्थिति होती है कि जब महिलाओं में कुपोषण हो जाता है। सबसे पहले हम कारण देख लेंगे। सामाजिक असमानता व संसाधनों में कमी, पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी सही जानकारी के अभाव में अपर्याप्त आहार का सेवन। यानी कि जब सामाजिक असमानता होती है या फिर हमारे पास ऐसे संसाधन उपलब्ध नहीं होते, उनकी कमी होती है जैसे जिनसे हम पूरा और अच्छा भोजन ग्रहण कर सकें। और कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी चीज़ खा लेते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है या नहीं है। हमें सही जानकारी का अभाव होता है। जैसे कि हमने सुबह में कुछ खा लिया
और फिर हमें दोपहर को सुबह को हमने तला-भुना खा लिया, तो फिर दोपहर को हमें संतुलित भोजन, सिंपल खाना खाना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया, दोपहर में भी तला-भुना खा लिया और फिर रात को भी हमने ऐसा ही भोजन ले लिया, हैवी डाइट ली। तो उससे क्या हुआ, हम कुपोषण के शिकार हो गए, शरीर पर क्या हुआ, उसका विपरीत प्रभाव पड़ा। फिर आता है आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, प्रोटीन की कमी। आपको पता ही है कि जब आयरन की कमी होती है तो क्या होता है, शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है, कैल्शियम की कमी की होती है, क्या होता है, दाँतों का रोग हो जाता है, फोलिक एसिड की कमी होती है, क्या होता है, बच्चे का मस्तिष्क का विकास नहीं होता। प्रोटीन की कमी क्या होती है, प्रोटीन की कमी से क्या होता है, प्रोटीन को हमारे शरीर निर्माणक तत्व माना गया है। इसकी कमी से भी हमें एनर्जी नहीं मिलती और बहुत सारे रोग हो जाते हैं। फिर ऐसे ही हमारा आता है संक्रमण, यानी कि हमें इन्फेक्शन का डर रहता है कि जब हम उल्टा-सीधा खाएँगे तो क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। कई बार आपने देखा होगा आपके आस-पास या परिवार में भी कि मैंने सुबह ये खाया था और आज मेरा मन ठीक नहीं है, आज मेरे पेट में कुछ दिक्कत है और पेट ठीक नहीं है। कई बार कह देते हैं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैंने आज हैवी डाइट ली थी। तो इसलिए हमारी जो डाइट होनी चाहिए वो प्रॉपर मात्रा में होनी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। बिल्कुल हमको हेल्थी डाइट लेनी चाहिए। फिर क्या है हमारा, फिर आ जाता है कम उम्र में गर्भधारण। कई बार क्या होता है कि छोटी-छोटी बच्चियों की शादी कर देते हैं, 13 साल, 15 साल या फिर 17 साल, तो क्या होता है, कम उम्र में प्रेगनेंसी की वजह से उन्हें दिक्कत हो जाती है और वो कुपोषण की शिकार हो जाती हैं। फिर आता है हमारा कम अंतराल पर बच्चे का पैदा होना, यानी कि अगर किसी औरत को पहला बच्चा हुआ तो क्या होगा कि कम से कम 3 साल का अंतर होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कई बार कि दूसरा बच्चा भी जल्दी हो जाता है, जिससे उसके शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और दोनों बच्चों की परवरिश अच्छी तरह नहीं हो पाती, यानी कि उन्हें प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता। तो इसलिए क्या होता है, महिलाएं कुपोषण की शिकार हो जाती हैं। फिर बार बार गर्भधारण के कारण कमजोर शरीर, कि बार बार किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, गर्भधारण या फिर अबॉर्शन की वजह से शरीर में कमजोरी आती है, जिससे महिलाएं कुपोषण की शिकार हो जाती है। फिर आता है हमारा स्वच्छता में कमी। कई बार क्या होता है कि कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि खाने में सफाई नहीं रखती, कहीं पर मक्खियाँ बैठती हैं और उससे इन्फेक्शन होता है। वही मक्खी किसी बुरी चीज़ पर बैठती है, वही हमारी खाने की चीज़ पर बैठ जाती है, तो उसमें वो रोगाणु पनप जाते हैं, जिससे जब हम उस डाइट को लेते हैं तो क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अब इसके परिणाम देख लेते हैं, परिणाम क्या होते हैं। गर्भवती महिला का शारीरिक व मानसिक रूप से कमज़ोर होना। गर्भवती महिला का शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर होना, कमज़ोर तो वह हो ही जाएगी जब प्रॉपर डाइट नहीं होगी। कुपोषण होगा तो क्या होगा, कमज़ोरी आएगी। सेकंड आता है एनीमिया, उच्च रक्तचाप, चक्कर आना, चक्कर भी आते हैं, खून की कमी भी हो जाती है। आपने देखा होगा बीपी भी कई बार काफ़ी हाई हो जाता है। महिलाओं के बार-बार बीमार होने की संभावना, महिलाओं के बार-बार बीमार होने की संभावना भी होती है। जन्म के समय कम वज़न या मृत बच्चे के होने की संभावना, जब प्रॉपर डाइट नहीं होगी तो क्या होगा, बच्चा है तो फिर कम वज़न का होगा, सामान्य नहीं होगा या फिर मृत बच्चे होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे ही फिर आता है हमारा बच्चे का शारीरिक व मानसिक, जैसे मंदबुद्धि रूप से कमज़ोर होना। कई बार क्या होता है कि कुपोषण हो जाता है। कुपोषण कैसे होता है, जब हम प्रॉपर मात्रा में डाइट नहीं लेते, और अगर प्रॉपर मात्रा में डाइट नहीं लेंगे तो क्या होगा, बच्चा जो महिला गर्भवती है, इसका बच्चा कैसा होगा, मंदबुद्धि होगा, मानसिक रूप से कमज़ोर होगा और गर्भ में भ्रूण का सही विकास ना होना। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों का सही विकास नहीं हो पाता, डॉक्टर भी एडवाइस देते हैं, तो वो क्यों होता है? क्योंकि कुपोषण की शिकार हो जाती है महिलाएँ। मातृ मृत्यु व बच्चे के विकलांग होने की संभावना। क्या होता है कि माताओं की मृत्यु होती है और बच्चे के विकलांग होने की भी संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे में कुपोषण। ये तो देखा हमने महिलाओं में कुपोषण, अब देखेंगे हम बच्चों में कुपोषण। बच्चों में कुपोषण के कारण क्या होते हैं? बच्चों में कुपोषण के कारण गर्भवती माँ में पोषण की कमी। जब गर्भवती माँ ही प्रॉपर ठीक नहीं होगी या प्रॉपर डाइट नहीं लेगी तो फिर क्या होगा? उसमें पोषण की कमी होगी और अगर पोषण की कमी होगी तो बच्चा जब माँ का दूध पिएगा तो फिर क्या होगा? बच्चे को भी प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगी। स्तनपान शुरू कराने में देरी। कई बार क्या होता है कि स्तनपान देरी से शुरू कराया जाता है, जिससे बच्चों में कुपोषण हो जाता है।
फिर आता है स्तनपान संबंधी समस्या जैसे कि गलत जुड़ाव एवं स्थिति, स्तन का अपूरित होना, स्तन में संक्रमण आदि जिससे स्तनपान में अवरोध आ जाता है। फिर आता है स्तनपान न हो पाने के कारण फार्मूला, दूध अथवा गाय-बकरी का दूध देना। कई बार क्या होता है कि कई बार गाँव वगैरह में भी औरतें होती हैं तो क्या करती हैं कि बच्चे को माँ का दूध मत दो, गाय का या बकरी का दूध दो, वह बच्चे के लिए अच्छा है। इस तरह की धारणा का होना या अपने मन से ही कोई फ़ॉर्मूला लगाना बच्चे में कुपोषण पैदा करता है क्योंकि 6 मंथ तक तो बच्चे को माँ के दूध के अलावा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए बच्चे के लिए माँ का दूध पूरक आहार माना जाता है। फिर क्या आता है स्तनपान के साथ पानी देना। पानी की कोई आवश्यकता नहीं होती दूध के साथ, लेकिन कई बार क्या होता है, आपने सुना भी होगा कि बच्चे को पानी दो, जिससे बच्चे का कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जबकि डॉक्टर भी एडवाइस देते हैं कि 6 मंथ तक बच्चे को सिर्फ माँ का ही दूध देना चाहिए। फिर आता है अनुपयुक्त, अपर्याप्त ऊपरी आहार। कई बार क्या होता है कि बच्चा तो हमारा 6 मंथ का है, 7 मंथ का है, तो फिर क्या करती हैं औरतें, दाल का पानी या फिर खिचड़ी का पानी या फिर सब्जी का सूप इस तरह का पानी बच्चों को देती हैं या ऊपरी आहार देती हैं, जिससे बच्चे में कुपोषण हो जाता है। फिर आता है निमोनिया, दस्त आदि बीमारियों को बार-बार संक्रमण होना। बच्चे को निमोनिया हो जाएगा, दस्त आ जाएँगे और कई बार छोटी-मोटी काफ़ी बीमारियाँ हो जाती हैं और बार-बार बच्चा इनसे संक्रमित होता रहता है। तो इस तरह बच्चों में कुपोषण हो जाता है। परिणाम क्या होंगे इसके? परिणाम देख लेते हैं। जन्म से ही बच्चे का कम वज़न होना। जब बच्चा जन्म लेगा तो क्या होगा? बच्चा कमज़ोर दिखाई देगा। फिर आता है बाधित शारीरिक व मानसिक विकास। बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास जो होगा वो प्रभावित होगा। बच्चा शारीरिक रूप से तो कमज़ोर होगा ही, उसका दिमाग भी प्रॉपर काम नहीं करेगा। फिर आता है कुपोषण। जब शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा, बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर होगा, वज़न भी कम होगा, तो क्या होगा? कुपोषण तो होगा ही बच्चे को। फिर आता है बार-बार बीमार होने की संभावना। बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है, विकलांगता और जन्म दोष भी बढ़ जाता है। फिर आता है शिशु मृत्यु की संभावना। कई बार होता है कि मृत बच्चे पैदा होते हैं या फिर छोटे बच्चे अगर उन्हें प्रॉपर डाइट ना दी जाए तो क्या होता है? उनकी मृत्यु की संभावना होती है। और जब वह बड़े होते हैं तो उन्हें शुगर, हाई बीपी आदि बीमारी होने की संभावना रहती है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? संतुलित भोजन लेना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। जीवन के प्रथम स्वर्णिम जो हमारे जीवन के प्रथम स्वर्णिम 1000 दिनों का जो महत्व होता है, उसके बारे में बताया गया है, आप इसको भी देख लीजिए। जैसे कि गर्भावस्था 270 दिन की बताई गई है, पहला वर्ष हमारा 365 दिन का, दूसरा वर्ष भी 365 दिन का और प्रथम 1000 दिन हो गए हमारे। पोषण हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषतः गर्भवती महिलाओं व बच्चों के लिए। गर्भावस्था के आरंभ से लेकर बच्चे के जन्म के 2 वर्ष अर्थात गर्भकाल के 270 दिन और बच्चे के जन्म के 2 साल अर्थात 730 दिन। 270 प्लस 730 बराबर 1000 दिन। तो फिर क्या होगा? माँ और बच्चे दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण व स्वर्णिम समय माना जाता है। देखिए जो टाइम पीरियड दिया हुआ है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है कि गर्भावस्था की अवधि कितने दिन की होती है। तो इसमें 270 दिन दिए गए हैं आपको, इसका ध्यान रखना है। फिर है बच्चे के मस्तिष्क का सबसे अधिक विकास गर्भावस्था से लेकर 2 वर्ष की आयु में होता है। यानी कि बच्चे का जो दिमाग होता है, उसका सबसे ज़्यादा विकास गर्भावस्था लेकर 2 वर्ष की आयु में ही हो जाता है। इस समय सही पोषण मिलने से बच्चे के शारीरिक, मानसिक विकास के साथ-साथ रोगों से लड़ने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। यदि इस टाइम हम बच्चे को प्रॉपर डाइट देंगे तो क्या होगा? वह फिज़िकली भी मजबूत होगा और मेंटली भी। तो क्या होगा? उसके जो रोगों से लड़ने की शक्ति होगी वह बढ़ जाएगी। यानी कि अगर कोई रोग आएगा तो उसका शरीर उसे कवर कर लेगा। स्वस्थ रहेगा बच्चा, जल्दी से इन्फेक्शन नहीं होगा। पहले 2 वर्षों में उचित देखभाल के अभाव में शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा आ सकती है। यानी कि बच्चे के जो जन्म के प्रथम 2 वर्ष होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और अगर उन्हीं वर्षों में बच्चे पर ध्यान न दिया जाए, तो क्या होगा? शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा आ जाएगी, जिसकी भरपाई करना कठिन है। इसके अतिरिक्त बच्चे के क्रियात्मक विकास जैसे बोलना, चलना में देरी होने का खतरा है और भविष्य में होने वाली बीमारियों जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि की संभावना बढ़ जाती है।
और फिर क्या होगा? हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएँगी बच्चों की, जोड़ों में दर्द होगा, मसूड़ों से खून आएगा, जीभ सूज जाएगी या सिकुड़ी हुई, फटी हुई हो जाएगी, थकान होगी बच्चों को, बार-बार इन्फेक्शन होगा, हाई बीपी हो जाएगा या फिर बच्चे दुबले-पतले होंगे या फिर ज़्यादा मोटे हुए होंगे। उनकी हाइट जो होगी, वो भी प्रॉपर नहीं होगी, कम या ज़्यादा होगी, बाल पतले होंगे। बच्चों में जो फिज़िकल एक्टिविटी होती है बच्चों की, तो क्या होगा, बच्चे क्रियाशील नहीं होंगे। क्या होंगे, बच्चे आलसी होंगे, जैसे कि हर समय कमज़ोर-सा महसूस करेंगे। तो इसलिए बच्चों के सक्रिय रहने के लिए भी हमारी जो प्रॉपर डाइट होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट चलते हैं, बच्चे के शुरू के दिन हज़ार, जच्चा और बच्चा दोनों के स्वस्थ जीवन का आधार। अब हमने बच्चे के बारे में जान लिया, अब हम देखेंगे गर्भवती महिला का स्वास्थ्य और पोषण कैसा होना चाहिए। तो जीवन की सभी अवस्थाओं में सही और पर्याप्त पोषण की आवश्यकता होती है, जिससे कि विकास और वृद्धि सही दिशा में हो सके। दैनिक दिनचर्या करने हेतु स्फूर्ति और ऊर्जा बनी रहे। ये बात बिल्कुल सही है कि सही पोषण की आवश्यकता किशोरी और गर्भवती महिलाओं में सबसे अधिक होती है। आप सभी जानते हैं, एक महिला का पोषण आगे चलकर उसके स्वयं के स्वास्थ्य और पैदा होने वाले शिशु के विकास का आधार बनता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी में महिलाओं की हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पर्याप्त पोषण के अभाव में कुपोषण के पनपने की संभावना जच्चा-बच्चा दोनों में बढ़ जाती है। यानी कि जब हम प्रेगनेंसी में औरत को पूरा पोषण नहीं देंगे, पूरक पोषण नहीं देंगे तो क्या होगा? बच्चा और माँ दोनों के लिए खतरा हो सकता है और कुपोषण पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला चक्र है। यानी कि अगर हम इस स्थिति को नहीं सुधारेंगे तो क्या होगा? पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाएगा। जन्म से कमज़ोर बालिकाएँ जिन्हें पर्याप्त पोषण नहीं मिलता, वह आगे चलकर कुपोषित किशोरियाँ और फिर कुपोषित माताएँ बनती हैं। यानी कि कई बार ये सोचते हैं कि लड़कों को अच्छा खाना दो, लड़कियों को अच्छा खाना मत दो, या फिर परिवार में कई बार भेदभाव होता है कि पहले लड़कों को दे दो, बचा हुआ लड़कियों को दे दो। लेकिन आजकल क्या है, व्यक्तियों की सोच बदल गई है, लड़का-लड़की दोनों को समान मानते हैं और बिल्कुल अच्छी शिक्षा देते हैं और उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं। लेकिन पहले के समय में थोड़ा था कि लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, लड़कियों को कम दिया जाता था। तो इसका कारण क्या होता है, किशोरावस्था में गर्भधारण, महिलाएँ व बच्चे में जटिलता की संभावना बढ़ जाती है और इस कुपोषण के चक्र को तोड़ना कठिन हो जाता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं की पोषण स्थिति पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मातृ पोषण की परिभाषा और उसके आयाम कि मातृ पोषण है क्या? इसकी परिभाषा देख लेते हैं। मातृ पोषण मातृ पोषण गर्भधारण के पूर्व, गर्भावस्था के दौरान और प्रसव पश्चात की अवधि में भ्रूण तथा महिलाओं की संपूर्ण पोषण आवश्यकता को दर्शाता है। इसे हम आपको सिंपल लैंग्वेज में बताएँगे कि जो माँ का पोषण होता है, माँ का आहार होता है, वो गर्भावस्था के पूर्व और गर्भावस्था के दौरान, यानी कि जब प्रेग्नेंसी टाइम पीरियड चलता है तब, और प्रसव पश्चात की अवधि में जो भ्रूण होता है, वह महिलाओं की संपूर्ण पोषण, यानी कि महिलाओं का खाना कैसा होना चाहिए, उसका पोषण कैसा होना चाहिए, कैसी उसकी डाइट होनी चाहिए और उसकी आवश्यकता को ये दर्शाता है। तो अब देख लेते हैं गर्भधारण से पहले की अवस्था। प्री कंसेप्शन, विवाह के पश्चात तथा गर्भधारण से पूर्व की अवस्था, प्री कंसेप्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस समय योग्य दंपत्ति को गर्भधारण का संयुक्त निर्णय लेना चाहिए तथा विवाहित जीवन की अवधि, बच्चे की वांछित संख्या व महिलाओं के स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लेना चाहिए। सभी महिलाओं को पता होना चाहिए कि वे अपना वजन व लंबाई आंगनबाड़ी केंद्र पर करवाते हुए बीएमआई का पता लगा सकती हैं। इससे उन्हें अपनी पोषण स्थिति ज्ञात हो जाएगी। इस बात पर ध्यान देने से, पोषण की आवश्यकता समझने से व परिवार नियोजन की सही जानकारी होने से दंपत्ति स्वयं व आने वाले शिशु को स्वस्थ भविष्य दे सकते हैं। कि अगर किसी को कोई नॉलेज नहीं है तो आजकल सरकार ने क्या किया हुआ है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लगाया हुआ है।
तो आंगनबाड़ी केंद्र पर जाइए आप और वहाँ पर आपको आपकी पोषण की स्थिति, आपकी डाइट सभी की जानकारी मिलेगी जिससे आप और आपका बच्चा स्वस्थ रहेंगे। फिर है यदि योग्य दंपत्ति परिवार आरंभ करने का निर्णय लेते हैं तो आंगनबाड़ी होने के नाते उन्हें स्वास्थ्य व पोषण संबंधी आवश्यक जानकारी प्राप्त कराएं। इसमें आशा का भी सहयोग लें। प्रोटीन, आयरन व फोलेट युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करना लाभदायक होता है। यानी कि अगर प्रोटीन, आयरन, फोलेट युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं हमारे, तो उनका यूज़ करना खाने में अत्यंत ज़रूरी होता है, जिससे संबंधित जानकारी आपको आंगनबाड़ी केंद्र पर मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं गर्भधारण में परिवार नियोजन। साक्ष्य दर्शाते हैं कि 18 वर्ष की आयु के पश्चात ही किशोरियां मानसिक और शारीरिक रूप से गर्भधारण व जन्म देने के लिए परिपक्व होती हैं। इस आयु के पश्चात विवाह व गर्भधारण करना महिला के स्वास्थ्य व पोषण की दृष्टि से उचित रहता है। सुखद गर्भावस्था के अनुभव के लिए महिला को गर्भधारण के लिए मानसिक रूप से तैयार होना आवश्यक है। यह एक ऐसा निर्णय है जो दंपत्ति को मिलकर लेना चाहिए। यदि दंपत्ति गर्भधारण को विलंब करना चाहते हैं तो उन्हें परिवार नियोजन के विकल्पों को अपनाना चाहिए। सभी दंपत्ति को यह जानकारी दें कि पहले और दूसरे बच्चे में कम से कम 3 वर्ष का अंतराल रखें। यदि किसी के पहले से ही 2 बच्चे हैं तो उस दंपत्ति को छोटे परिवार के महत्व, लाभ और बड़े परिवार होने के बारे में जागरूक करें। आजकल तो यूपी में परिवार नियोजन के लिए रूल भी बनाए गए हैं और ऐसे दंपत्ति को परिवार नियोजन के विकल्प के बारे में बताना चाहिए जिनसे हमारी जो जनसंख्या वृद्धि है वो बढ़ ना पाए, ज़्यादा मात्रा में बढ़ ना पाए। गर्भवती महिला की शीघ्र पहचान कराने के लिए आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता होती हैं, उन्हें योग्य दंपत्ति से संपर्क बनाए रखना आवश्यक है, जिससे पता चल सके कि समय पर कौन-सा टीका लगना चाहिए या फिर उनका आहार कैसा होना चाहिए, कैसा पोषण लेना चाहिए, शरीर में किन-किन चीज़ों की कमी है। तो इसलिए प्रॉपर डाइट के लिए हमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से मिलना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एएनएम के साथ समन्वय करके यह सुनिश्चित करे कि सभी नई चिन्हित गर्भवती महिलाएं जिनका मासिक धर्म ठहर गया उनको स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से निश्चयित गर्भावस्था परीक्षण किट उपलब्ध करा दी जाए ताकि गर्भधारण की पुष्टि हो सके। ठीक है, अब देखते हैं गर्भावस्था के दौरान पोषण की आवश्यकता कि गर्भावस्था के दौरान कैसे पोषण की आवश्यकता होती है। 9 माह का गर्भकाल महिला व उसके गर्भ में पल रहे शिशु दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवधि होती है। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को बहुत सारी आवश्यक बातों का ध्यान रखना पड़ता है। गर्भ में पल रहे शिशु व गर्भवती महिला के स्वास्थ्य व पोषण की देखभाल का उत्तरदायित्व केवल महिला का ही नहीं अपितु परिवार के अन्य सदस्य जैसे पति, ससुर, सास, भाभी या ननद सभी का होता है। यानी कि अगर कोई भी महिला का प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा है तो उसे सभी के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे कि पति, ससुर, सास, भाभी या परिवार में कोई भी सदस्य हो। क्योंकि उस टाइम वह मेंटली और फिजिकली हेल्थ इसकी इफ़ेक्ट होती है, तो इस वजह से गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान महिला को सबसे अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, यानी कि डबल। पहले तो महिला को अपने लिए ज़रूरत होती थी, लेकिन फिर क्या है गर्भावस्था के टाइम पीरियड के दौरान महिला को अपने बच्चे के लिए भी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, इसलिए सभी को उसका ध्यान रखना चाहिए। यह अतिरिक्त समय से स्वास्थ्य सेवाएँ लेने में गर्भावस्था के दौरान महिला का वजन उचित दिशा में बढ़ता है। गर्भ में शिशु का विकास सही होता है। यदि महिला को गर्भावस्था के दौरान सही पोषण नहीं मिले, न केवल महिला का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, बल्कि कमज़ोर शिशु पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। जब हमने आपको भी बताया कि अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तो क्या होगा? फिजिकली इफ़ेक्ट होगा, मेंटली इफ़ेक्ट होगा और क्या होगा फिर? कमज़ोर शिशु जन्म लेगा। कमज़ोर शिशु का मानसिक व शारीरिक विकास भी कमज़ोर ही होता है। यानी कि जन्म के पश्चात ज़रूरी नहीं होता कि प्रेगनेंसी टाइम में उसे प्रॉपर डाइट ना मिली और बाद में उसे अगर हम प्रॉपर डाइट दें तो उसमें सुधार हो जाए, क्योंकि एक बार कमी आ जाने के बाद वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण होने के कारण संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। आपने देखा होगा ना कि कई बार कुछ बच्चे होते हैं तो ये कहते हैं कि यह बच्चा तो ज़्यादा बीमार रहता है, बार-बार बीमार पड़ जाता है। तो वह किस लिए होता है? क्योंकि उसकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वह कमज़ोर होती है और वह पढ़ने-लिखने में भी पिछड़ जाता है और बीमार रहता है।
क्योंकि उसे जब ज़रूरत थी, जब वह अपनी माँ के गर्भ में था, तो क्या हुआ बच्चे को प्रॉपर डाइट नहीं मिली। तो इस वज़ह से उसकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे कि प्रोटीन हमें कैसे मिलता है? प्रोटीन राजमा, नट्स, तिलहन, चना दाल, काला चना, मलका मसूर दाल, ये हमारी प्रॉपर डाइट दी गई है। जैसे दूध से बने पदार्थ, कैल्शियम भी मिलता है, प्रोटीन, विटामिन और फिर हमारी गहरी हरी पत्तेदार सब्जियाँ, साग, हमारे खनिज पदार्थ मिलते हैं। अंडा, यदि परिवार में ना खाया जाता हो तो दूध से बने चीज़ों से हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं। नीले पीले फल, अब देखते हैं कि गर्भवती महिला को कितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है। गर्भवती महिलाओं को होती है 350 कैलोरी की ज़रूरत, जबकि धात्री महिला जो बच्चों को दूध पिलाती है उनको होती है 600 कैलोरी की ज़रूरत। और सामान्य महिला की दैनिक कैलोरी की आवश्यकता कितनी होती है? 1660 किलो कैलोरी होती है। अब देखते हैं गर्भावस्था के दौरान देखभाल और आवश्यक जानकारी, कि गर्भावस्था के दौरान देखभाल किस तरह होनी चाहिए। किसी भी गर्भवती महिला को उसके प्रसव की संभावित समय तिथि की जानकारी होना आवश्यक है, जिससे कि वह गर्भावस्था के विभिन्न चरणों में प्राप्त होने वाली सेवाओं तथा आवश्यक तैयारी के बारे में जागरूक रहे। प्रसव की संभावित तिथि की गणना करने का तरीका भी बताया गया है। कैसे करते हैं गणना? गणना करते हैं प्रसव की संभावित तिथि की अंतिम मुहावरे के पहले दिन से गिनते हुए इसमें 9 महीने और 7 दिन जोड़ देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, 200 दिन, 280 दिन और 40 सप्ताह या लगभग 9 महीने और 7 दिनों में इसे बाँट लेते हैं। यदि अंतिम मुहावरे के पहले दिन की तारीख 10 दिसंबर 2020 है, तो 9 महीने बाद की तारीख 10 जून 2021 होगी। इसमें 7 दिन जोड़ने पर तारीख होगी 17 जून 2021। अतः प्रसव की अनुमानित तारीख होगी 17 जून 2021। ऐसे हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं गर्भावस्था में महिला की वजन वृद्धि। 9 माह के गर्भकाल को 3-3 माह के 3 तिमाही में बाँटा गया है, क्योंकि हर तिमाही में गर्भवती महिला की आवश्यकता अलग-अलग होती है। आप ये नहीं कर सकते कि आपने फर्स्ट तिमाही में उसको कुछ खाना दे दिया या कोई भी डाइट दे दी तो उसे 9 मंथ तक आप वही देंगे, ऐसा नहीं होगा। जैसे कि कई बार होता है फ़ोलिक एसिड है हमारा, तो फ़ोलिक एसिड शुरू के 3 मंथ में ही दिया जाता है, बाद में नहीं दिया जाता। तो इसी तरह महिला की अलग-अलग आवश्यकता होती है। पूरे गर्भावस्था के दौरान महिला का 10 से 12 किलो वज़न बढ़ना आवश्यक है। यदि गर्भवती महिला का वज़न गर्भावस्था के दौरान 10 से 12 किलो नहीं बढ़ता, तो कम वज़न वाले शिशु के जन्म की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। अब ये यहाँ पे चार्ट दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा। जैसे कि वज़न वृद्धि गर्भावस्था के पहले महीने में कितनी होती है? चौथे महीने में कितनी होती है? 1.5 किलोग्राम, 5वें में होती है 1.5 किलोग्राम, छठे में होती है +2 किलोग्राम, 7वें में होती है +2 किलोग्राम और 8वें में +2 किलोग्राम और 9वें मंथ में होती है +1.5 किलोग्राम। अब देखते हैं कि पहली तिमाही में गर्भवती महिलाओं को क्या जानकारी दी जानी चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले पंजीकरण करवाते हैं। गर्भ का पता चलते ही गर्भावस्था के पहले महीने में आंगनवाड़ी केंद्र पर पंजीकरण करवाना चाहिए, क्योंकि समय से पंजीकरण होने पर गर्भवती महिला को स्वास्थ्य से संबंधित सभी आवश्यक सेवाएं मिलने लगती हैं। किसी भी प्रकार की संभावित जटिलता की समय से पहचान हो जाती है। क्योंकि अगर हम डॉक्टर की एडवाइस शुरू से ही लेंगे या फिर हम अपना पंजीकरण करवाएंगे तो क्या होगा, डॉक्टर हमें ऑब्जर्व करेगा कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की अल्प मात्रा में ज़रूरत है। तो हमारा स्वास्थ्य क्या होगा, अच्छा रहेगा और मंथली डॉक्टर हमारी जाँच करेंगे। फिर है मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड, यानी कि एमसीपी कार्ड। पंजीकृत होने के बाद गर्भवती महिलाओं को एएनएम से संपर्क कर अपनी पहली प्रसव पूर्व जानकारी की जाँच करा लेनी चाहिए। एएनएम से प्राप्त होने वाली एमसीपी कार्ड गर्भावस्था व 5
वर्ष तक के शिशु की स्वास्थ्य व पोषण डायरी के समान है। एमसीपी कार्ड को संभाल कर रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, इसमें गर्भवती महिला की सारी डिटेल होती है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रसव पूर्व जानकारी एएनएम द्वारा भरी जाती है, जिसमें गर्भावस्था संबंधी देखभाल के आवश्यक संदेश भी होते हैं। प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच के लिए तथा प्रसव के समय एमसीपी कार्ड को लेकर स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, अस्पताल में जाना चाहिए, जिससे कि कोई भी स्वास्थ्य कार्यकर्त्री चिकित्सक गर्भावस्था की प्रगति के बारे में जानते हुए परामर्श दे सके। फिर क्या आता है? फिर आता है प्रसव पूर्व जांच। प्रत्येक गर्भवती महिला को कम से कम 4 प्रसव पूर्व जांच लेने की सलाह देनी चाहिए। इनमें से पहली तिमाही में, एक दूसरी तिमाही में, एक तीसरी तिमाही में कम से कम 2 बार। प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच के समय विभाग द्वारा कुछ सेवाएं दी जाती हैं, जैसे कि टेटनस और वैक्स, डिप्थीरिया, टीडी के इंजेक्शन, जैसे कई बार कहते हैं कि टीका लगवाना लेना चाहिए। फिर आता है रक्तचाप की जांच, वजन की जांच, खून की जांच, पेशाब की जांच, पेट की जांच। तो इनसे क्या होगा? इनसे पता चल जाएगा कि प्रेगनेंसी पीरियड सही चल रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है। अगर समय से प्रॉब्लम का पता चल जाएगा तो डॉक्टर अपनी देख-रेख में इसको सही करेंगे। एक जांच ज़रूर चिकित्सक की देख-रेख में अस्पताल में करवानी चाहिए। सरकारी अस्पताल में प्रत्येक माह की 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत सभी गर्भवती महिलाओं की मुफ्त जांच स्वास्थ्य इकाई में की जाती है। अस्पताल में एक प्रसव पूर्व जांच कराने से गर्भ की स्थिति का पता चल जाता है और साथ ही साथ गर्भ में पल रहे शिशु के विकास की भी जानकारी हो जाती है। फिर क्या आता है? फिर आता है हमारा टीकाकरण। टीकाकरण में देख लेते हैं क्या है। टेटनस और वैक्स डिप्थीरिया टीडी के 2 टीके अवश्य लगवा लेने चाहिए, ताकि टेटनस जैसी गंभीर बीमारी से बचा जा सके। दोनों टीकों के बीच में 4 सप्ताह का अंतर होना चाहिए। यदि पिछला गर्भधारण 3 वर्ष के अंदर हुआ है और महिला को दोनों खुराक मिली है, तो इस गर्भावस्था में 1 टीका ही लगेगा, जिसे हम बूस्टर डोज भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं रक्तचाप। गर्भवती महिला की प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच के दौरान रक्तचाप की जांच करवाना आवश्यक होता है। गर्भावस्था के दौरान रक्तचाप सामान्य से अधिक होने से गर्भवती महिला के नाल के द्वारा शिशु तक पहुंचने वाले रक्त में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे शिशु को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता। इससे संभावित परिणाम यह होते हैं कि शिशु कम वजन का हो जाता है, समय से पहले जन्म ले सकता है, या फिर मृत भी हो सकता है, या फिर विकलांग भी हो सकता है, यानी कि कोई भी कमी हो सकती है। इसलिए यह जांच बहुत जरूरी होती है। फिर आता है वजन। गर्भवती महिला को प्रत्येक माह में एक बार आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर वजन अवश्य करवा लेना चाहिए, और एमसीपी कार्ड के पृष्ठ 4 में वजन के कॉलम से रिकॉर्ड करवाना चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि गर्भ में शिशु का विकास ठीक से हो रहा है या नहीं। प्रथम तिमाही में वजन वृद्धि बहुत कम होती है। इस तिमाही में महिला का पंजीकरण करने के समय उसका वजन नाप लेना चाहिए। एमसीपी कार्ड में रिकॉर्ड करें कि वजन या माप गर्भावस्था के दौरान हुई वजन वृद्धि का आधार बनता है। फिर आता है हमारा खून की जांच। एनीमिया का पता लगाने के लिए क्या होगा? हीमोग्लोबिन का स्तर जानना पड़ेगा, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? खून की जांच करानी पड़ेगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने खून की जांच करानी चाहिए। यदि हीमोग्लोबिन 7 से 11 के मध्य है तो ध्यान देने की ज़रूरत होती है। फिर क्या आता है हमारा? फिर आता है भोजन। भोजन देख लेते हैं। गर्भावस्था की प्रथम तिमाही में गर्भवती महिला जी मिचलाना, उल्टी जैसे लक्षणों का अनुभव करती है, जिससे खाने में अनिच्छा होती है। फिर भी उन्हें दिन में 3 से 4 बार भोजन दें। यह गर्भ में पल रहे बच्चों के पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। गर्भावस्था की इस तिमाही में शिशु की हड्डियों के विकास के लिए गर्भवती महिला को अपने भोजन में कैल्शियम युक्त भोज्य पदार्थ जैसे दूध, दही, पनीर, रागी, तिल के बीज, बथुआ में मेथी के पत्ते सम्मिलित करने चाहिए। प्रत्येक महिला को बाहरी कार्यों से परहेज करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को दोपहर में भोजन के बाद कम से कम 2 घंटे आराम करना चाहिए, और रात में कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। के बाद देख लेते हैं पहली तिमाही में भोजन कैसा होना चाहिए। पहली तिमाही में क्या होता है? शिशु का जो दिमाग होता है और उसकी रीढ़ की जो हड्डी होती है, उनका विकास होता है। तो डॉक्टर हमें क्या एडवाइस देते हैं कि फोलिक एसिड की गोली लो।
उसका सेवन करो, जिससे बच्चे का मस्तिष्क और उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसके जन्म दोषों के खतरे को कम किया जा सकते। और फोलिक एसिड हमें कैसे मिलता है? राजमा, सोयाबीन, पालक का साग, सेम की फली, सरसों का साग। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सारी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। यदि किसी परिवार में मांसाहारी भोजन लिया जाता है तो अंडा, मांस, मछली खानी चाहिए। अगर नहीं लिया जाता तो हमें राजमा, सोयाबीन और पालक आदि चीज़ें खानी चाहिए। अब हम देखते हैं गोद भराई दिवस या शगुन कार्ड। कई बार आ जाता है एग्जाम में भी आपके आ सकता है कि गोद भराई दिवस या शगुन कार्ड होता क्या है? तो हम देख लेते हैं शगुन कार्ड क्या होता है। प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में जो महिलाएं गर्भवती हुई हैं उनके लिए गोद भराई दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के माध्यम से पहली तिमाही की चिन्हित नई गर्भवती महिलाओं को आंगनवाड़ी केंद्र पर आमंत्रित करते हुए उन्हें स्वास्थ्य और पोषण के आवश्यक बिंदु के बारे में जानकारी दी जाती है। और फिर क्या करते हैं? फिर आईसीडीएस उत्तर प्रदेश सरकार जो होती है हमारी, उसके द्वारा गर्भवती महिला के सुलभ प्रयोग हेतु शगुन कार्ड बनाया जाता है। और इस कार्ड में गर्भवती महिला प्रत्येक तिमाही में अपना पोषण कैसे करे, क्या नहीं करे, इसकी पूरी जानकारी दी जाती है। इस कार्ड को हमारी जो यूपी गवर्नमेंट है, उसकी साइट से डाउनलोड किया जा सकता है। तो यह होता है हमारा शगुन कार्ड। तो आज आपने जाना कि कुपोषण की स्थिति कैसी होती है, बच्चों के लिए कैसा पोषण होना चाहिए, गर्भवती महिलाओं के लिए कैसा पोषण होना चाहिए, जो दूध पिलाने वाली माताएँ हैं, उनके लिए कैसा पोषण होना चाहिए, कैसी उनकी डाइट होनी चाहिए या फिर वे स्वस्थ कैसे रह सकती हैं, उन्हें अपनी हेल्थ कैसी रखनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम सक्षम पुस्तिका जो हमारी बची हुई है उसका अध्ययन करेंगे अच्छे से। तब तक आप अपनी परीक्षा की अच्छे से तैयारी कीजिए और जो भी बातें या जो भी जानकारी दी गई है उनके नोट्स बनाइए ताकि अच्छे से अच्छी तैयारी आप कर सकें। आपकी परीक्षा में भी अब ज़्यादा समय नहीं है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। नमस्कार, जय हिंद।